हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा उनसे जुड़े हुए 200 एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, परंतु 1922 को चौरा चौरी कांड की घटना के कारण असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर आंदोलन को वापस ले लिया। और दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चित्तरंजन दास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था और लाला लाजपत राय जी को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसने इरविन तथा महात्मा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू हो जाएगा। दोस्तों, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तथा इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के लिए ही सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1938 हो जाएगा। दोस्तों, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार निर्विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1939 में त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिसीता रमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्छ बने, परंतु इस अधिवेशन में महात्मा गांधी से विवाद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए साबरमती आश्रम हो जाएगा। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 24 दिनों की लंबी पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम भारत सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री तथा कृषि मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। और दोस्तों, आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दलितों को प्रतिनिधित्व देना हो जाएगा। दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करना था। इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। बाद में 24 सितंबर 1932 को
पूना में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पुरंदर की संधि किसके मध्य में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिवाजी तथा जयसिंह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शिवाजी तथा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों एक और पुरंदर की संधि हुई थी जो कि 1776 ईस्वी में हुई थी, और यह पुरंदर की संधि अंग्रेज तथा मराठों के बीच में हुई थी। निज़ाम तथा बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किस मुग़ल शासक को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दारा शिकोह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दारा शिकोह को ही शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तुझके जहांगीरी को किसने पूरा किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोतबिंद खां हो जाएगा। दोस्तों तुझके जहांगीरी को लिखने का कार्य जहांगीर ने शुरू किया था और मोतबिंद खां ने पूरा किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जीटी रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाई थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और दोस्तों कबूलियत और पट्टा प्रथा इन दोनों का प्रचलन शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ था। और दोस्तों भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने दिल्ली का सुल्तान बनाया था, और बलबन ने ही सिजदा तथा पैबोस की प्रथा प्रारंभ की थी। इसके अलावा बलबन ने ही नवरोज़ का त्यौहार मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हो जाएगा। दोस्तों जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी, और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में स्थायी सेना रखने का तथा नकद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था। मुबारक खिलजी दोस्तों एक ऐसा शासक था जो कि राज दरबार में कभी भी स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया था, जहां पर उसका नाम दौलताबाद रखा था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, जिसने कि किताब रहला पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी दाहिर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर अपना सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था।
और दोस्तों अरबों का जो भारत में आक्रमण था उसका प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वल्लभाचार्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य ने ही शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। रामानंद दोस्तों कबीरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बाबर ने ही भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सर्वाधिक गुलाम किस शासक के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक गुलाम थे और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। और दोस्तों अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोपाल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजराज प्रथम हो जाएगा। राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा महिम पंचम को हराया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिला लिया और एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। और दोस्तों राजराज प्रथम ने ही तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी शैली मंदिर निर्माण से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गांधार शैली हो जाएगा। दोस्तों नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली ये तीनों मंदिर निर्माण से संबंधित हैं। नागर शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। और दोस्तों कंबोडिया में स्थित हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके अलावा एलोरा के कैलाश मंदिर भी द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कंबोडिया हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है और यह मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस विदेशी यात्री के यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हेनसांग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हेनसांग के यात्रा विवरण को ही सीयूकी कहा जाता है। हेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अलमसूदी दोस्तों राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड के दरबार में भारत आया था।
अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बनवाली हो जाएगा। दोस्तों बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है और यहीं से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। दैमाबाद में दोस्तों तांबे के पहिए के रथ का अवशेष मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। गौपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है और जैमिनी ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गाय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वैदिक काल में गाय को अगन्य माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हमें त्रिपिटक से ही होती है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। इन तीनों पिटक की जो भाषा है वो पाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा घोड़ा रानी लक्ष्मीबाई का नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बहुकेफला हो जाएगा। दोस्तों बहुकेफला जो घोड़ा था वो सिकंदर का घोड़ा था और पवन, बादल और सारंगी ये तीनों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े थे। और दोस्तों चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए महापद्मानंद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। नाग दशक दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था और दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी और भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसी के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बदायूनी हो जाएगा। दोस्तों बदायूनी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए देवराय द्वितीय हो जाएगा। दोस्तों देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का प्रतापी शासक था और देवराय द्वितीय को जगबेटकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अकबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अकबर ने ही जजिया कर को भी समाप्त किया था और दोस्तों अकबर ने ही दीन-ए इलाही की स्थापना की थी और अकबर ने ही दोस्तों अनुवाद विभाग की स्थापना
की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बरो हो जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो ने ही 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और रमाबाई ने दोस्तों महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसका संबंध काकोरी कांड से नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मदनलाल धिंगरा हो जाएगा। दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन से सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध मदनलाल धिंगरा से नहीं था। और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों काकोरी कांड में शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। साइमन आयोग भारत कब आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1928 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन आयोग की जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। 1930 में दांडी यात्रा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1931 में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने गए थे और राजेंद्र प्रसाद को बाद में संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार से संबंधित समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1784 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1784 ईस्वी में ही पिट्स इंडिया एक्ट भारत में पारित हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, क्रांतिकारी तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। विष्णुगुप्त चाणक्य का वास्तविक नाम था महेश। बीरबल का वास्तविक नाम था। और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मौर्य वंश के प्रशासन का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंडिका हो जाएगा। दोस्तों, इंडिका में ही मौर्य वंश के प्रशासन का वर्णन मिलता है और इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा था। और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा को नियमित रूप से चलाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विम कडफिसेस हो जाएगा। दोस्तों, विम कडफिसेस कुषाण वंश का शासक था और इसी ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को नियमित रूप से चलाया था। वैसे तो सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक ने शुरू किया था, परंतु नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय विम कडफिसेस को जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में अशोक तथा खारवेल के बीच में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसमें अशोक की जीत हुई थी। खारवेल जो था वो चेदी वंश का शासक था। और दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन हो जाएगा। दोस्तों सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में ही गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों सेन वंश ऐसा प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसके खिलाफ लड़ा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी हो जाएगा। दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कपिल मुनि हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कपिल मुनि के द्वारा ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। और महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।